ये रहा आपका टाइम कांस्टेंट। अब देखिए टाइम कांस्टेंट किस तरीके से, तीन केसेस में मैंने डिवाइड किया है टाइम कांस्टेंट को। अब आपको मैंने कुछ ऐसे सर्किट कराए होंगे टाइम कांस्टेंट में रेजिस्टेंस आर आर आर, ठीक है। अब आपसे पूछा है टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट ऐसे कैसे निकालेंगे, सिंपल आरएल सर्किट होता तो एल बाई आर कर देते, बट यहाँ पे तो एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक से ज्यादा इंडक्टर है। तो आपको क्या करना है कि इंडक्टर को हटा दो, देखो यहां से डिवाइड कर दो, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये पूरा रेजिस्टेंस, इसको कट कर दिया हमने, सर्किट को कट कर दिया, इधर वाला रेजिस्टेंस वाला और उधर वाला इंडक्टर वाला। तो यहां से देखोगे तो आर इक्विवेलेंट नजर आएगा, और आर इक्विवेलेंट निकालता आता है क्योंकि करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इधर से देखोगे आप तो यहां पे क्या दिखेगा, एल इक्विवेलेंट दिखेगा, है ना, एल इक्विवेलेंट दिखेगा। तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये दोनों इंडक्टर काय में हो जाएंगे, ये इंडक्टर है ना, दोनों इंडक्टर काय में हो जाएंगे पैरेलली। तो एल इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेना, आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेना, और जो टाइम कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, है ना, कमाल की चीज। तो आपको सेपरेट करते आना चाहिए। तो यहाँ ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये आर इक्विवेलेंट हमने कहा निकाला, बेसिक में निकाला था। सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, है ना, इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर कर देता हूं। चलो इसको करना है तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, यहां से कट कर देते, तो यहां से देखेंगे तो सी इक्विवेलेंट दिखेगा, ये वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। और ये यहां से देखेंगे तो हमें आर इक्विवेलेंट दिखेगा, तो ये करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो फिर टाउ क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट और सी आर सी, ठीक है। चलिए एक तो इस तरह के मैंने टाइम कांस्टेंट बताया। सेकंड है कि आपका ऐसा स्विचिंग दिया हुआ रहता है और टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है, तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप पूरे सर्किट को ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो क्या मैं इसको इंडक्टेंस को अलग कर दूं और रेजिस्टेंस को अलग कर दूं, तो यहां से इंडक्टेंस को अलग कर दूं तो ये एल हो जाएगा, और यहां से मुझे फाइंड आउट करना है आर इक्विवेलेंट। यहां से क्या फाइंड आउट करना है मुझे, आर इक्विवेलेंट। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर स्विच की पोजीशन क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे या क्लोज रखेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्विच आपको t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो भी पोजीशन हो, चाहे ओपन हो रहा हो चाहे क्लोज हो रहा है, यहां तो क्लोज रहेगा, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो भी स्विच रहे पोजीशन, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्विच की पोजीशन कर दो और उसके बाद सर्किट को देखो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमेशा स्टेडी स्टेट सर्किट पे निकलता है। स्टेडी स्टेट मतलब कि t इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो जब ये देखिए यहां थोड़ी देर के लिए मैं आर निकालता हूं, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये रेजिस्टेंस, और ये भी एक शॉर्ट सर्किट क्योंकि स्विच क्लोज हो जाएगा। और यहां पे तो देखिएगा, यहां पे आर इक्विवेलेंट अगर देखूंगा मैं, यहां पे तो आर इक्विवेलेंट देखूंगा तो यहां पर ये पूरा करंट यहां से पास हो जाएगा ना शॉर्ट सर्किट में, इसका तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आया। तो यहां पे बोलूंगा कि आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट आर के बराबर हो गया, सिर्फ इसी आर के बराबर हो गया, इसका काम ही नहीं पड़ा, है ना। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर, और एल, तो एल डायरेक्टली एक ही है, तो एल बाय आर क्या हो जाएगा आपका, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, एल बाय आर। समझ में आया। ये बहुत ध्यान से, जो जितने भी स्विचिंग वाले सर्किट है उसमें टाइम कांस्टेंट कैसे निकालोगे, पहले तो स्विच को आप इनफाइनाइट की पोजीशन पे कर दो, चाहे ओपन हो रहा हो चाहे क्लोज हो रहा हो कर दो, और उसके बाद जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या जो भी कैपेसिटर उसको सेपरेट कर लो, ठीक है। आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, मैं अभी समाधान करता हूं, है ना, कुछ डाउट्स आ रहे होंगे। चलिए अब देखिए यहां पर आपको एक और थर्ड टाइप, ये टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट सोर्स तो क्या इनएक्टिव नहीं होते, तो देखो सबसे पहले तो यहां पे इसको हटा दो, यहां से कट कर दो, यहां से कट करने के बाद इंडक्टेंस को हटा दो और यहां से आर इक्विवेलेंट देखना है। अब देखिए आर इक्विवेलेंट नजर आ रहा है आपको, और ये सर्किट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेड सर्किट बोलते हैं, जिसका वीटेज और आईएससी क्या होता है, 0 होता है। बट आरटीएच फाइंड आउट करते हैं हम डेड सर्किट का, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है, जो भी हो एरो बना दिया, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगाना है, और यहां से करंट प्रोड्यूस होगा। सो वोल्टेज एंड करंट, ये वोल्टेज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो V/I का जो रेशो होगा वो हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, ठीक है।
तो यहां से आर इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो अब मजा आ रहा होगा इसमें, क्योंकि आपको बहुत देखिए रोचक चीजें हैं। टाइम कांस्टेंट निकालते टाइम पे आपको ये थेवेनिन्स आरटीएच ये तो निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आरटीएच ये हमारा यहाँ पे इनएक्टिव करना है, वापस शॉर्ट सर्किट देखना, तो सिंपल आर इक्विवेलेंट जो निकाले थे, और यहाँ पर भी इनएक्टिव करना है। तो सारा नॉलेज जो आपने इनहांस किया है अभी तक के बेसिक लेक्चर्स में सब कुछ यूज होगा। और टाइम कांस्टेंट का इतना यूज क्यों है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए भी आ जाते हैं, और कई बार ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है इसको कैसे लगेंगे, सिंपल सर्किट होगा आरसी और आरएल तो आप तो कर दोगे L/R RC, बट डिफिकल्ट होगा तो टाउ निकालना पड़ेगा आपको, और उसके निकालने के मेथड्स मैंने अलग अलग बताए। अब आपके मन में चल रहा होगा सर ऐसा सर्किट हो जाए जिसमें कैपेसिटेंस, इंडक्टर, रजिस्टर हो, तब आप क्या बोलोगे टाइम कांस्टेंट का। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने जितने भी सर्किट बताए इसमें बड़ी आसानी से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अलग हो जा रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि अलग करना मुश्किल हो गया, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे हम लोग लैप्लास लगाएंगे ऐसे सिचुएशन में, उसको बोलते हैं मल्टीपल टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट जो लैप्लास बताऊंगा उसका एक स्पेशलिटी बताऊंगा कि लैप्लास कहां पर्टिकुलरली यूज होता है। तो यहां पर मैं टाइम कांस्टेंट, ऐसे टाइम कांस्टेंट जो आसानी से फाइंड आउट नहीं हो सके, वहां पर हम क्या करेंगे, लैप्लास मेथड का यूज करेंगे। बट गेट के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम कांस्टेंट फाइंड करने वाले सर्किट्स आपको नहीं दिए गए हैं आज तक 25 सालों में, और शायद आगे में भी बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे मेहनत नहीं कराई जाएगी, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्पेशल केस। तो हमने 2 केस खत्म कर दिए यहाँ पे थ्योरी में, है ना। टाइम कांस्टेंट भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया, टाइम कांस्टेंट भी फिनिश हो गया। थर्ड नंबर है हमारा स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर आपकी कुछ कुछ चीजें जो बना बनाया ढर रहा है वो बिगड़ जाता है, स्पेशली इंपल्स सिग्नल में, है ना। जैसे मैंने बताया था कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट एक्सेप्ट इंपल्स सिग्नल, तो इंपल्स हो जाएगा तो वहां पर 0- और 0+ बराबर नहीं रहेंगे। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आपके 0- और 0+ पे बराबर नहीं होंगे। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल केस की कैटेगरी में डाल देते हैं। चलिए अब देखिए, सपोज करूं एक ये केस बताया मैंने, है ना, केस नंबर 1। मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिएगा t=0 पे बहुत पहले स्विच आपका 1 पे था, और t=0 पे 1 से लगाकर 2 पे स्विच कर रहा है। इस तरह के आपको केसेस देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए यहां पर कि t=0- पे अगर आप देखें t=0- पे, तो ये कैपेसिटर तो क्या हो जाएगा, इनिशियली आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। t=0- पे इसके अंदर वोल्टेज आ गया, V0 वोल्टेज आ गया। और जब ये t=0+ पे उस साइड में जाएगा, तब ये देखिए t=0- पे ये तो चार्ज हो गया था इनिशियली, इसमें क्या हो गया था, वोल्टेज आ चुका था। बट ये इनिशियली ये क्या था, विदाउट सोर्स था ना, क्योंकि इसके ऊपर तो सोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर तो Vc1 0- पे वोल्टेज था V0, बट Vc2 0- पे वोल्टेज नहीं था, क्योंकि इनिशियली रिलैक्स था। बट जैसे ही t=0+ पे स्विच इस साइड में जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे, जिसका इनिशियल वोल्टेज डिफरेंट है। क्या हो रहा है यहाँ पे, t=0+ पे जैसे ये स्विच 2 पोजीशन पे गया, तो एक कैपेसिटर के पास तो इनिशियल वोल्टेज था, और दूसरे कैपेसिटर के पास डिफरेंट इनिशियल वोल्टेज, मतलब नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कुछ ऐसा केस हो कि दोनों के पास डिफरेंट इनिशियल वोल्टेजेस है। तो इसका मतलब है, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ऐसा समझिए कि इसके पास एक बाल्टी पानी है और इसके पास खाली बाल्टी है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से भरी हुई बाल्टी और खाली बाल्टी आपस में क्या हो गई, एकदम साथ में लग गई। मतलब क्या बोल सकते हैं, 2 बकेट को टकराया और बीच में से वो जो दीवार है बकेट की वो हटा दी। तो इसका मतलब क्या, थोड़ी देर बाद पानी क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर भर जाएगा, है ना। तो सिमिलरली ये केस वैसा ही है कि जब भी कभी डिफरेंट इनिशियल चार्ज वाले कैपेसिटर अगर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर भी ये सब चीजें कि इसका वोल्टेज जो 0- पे वही 0+ पे होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका भी 0- पे 0+ पे नहीं होगा। तो इनके Vc1 0- नॉट इक्वल टू Vc1 0+, सिमिलरली Vc2 0- नॉट इक्वल टू Vc2 0+। दोनों पे थोड़ी देर बाद जाके, क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी रजिस्टर नहीं लगा है, तो ये इंस्टेंटेनियसली, मतलब इसके लिए छोटा टाइम भी t=0+ भी क्या हो गया, लंबा टाइम हो गया, क्योंकि कोई भी रजिस्टर नहीं है। इंस्टेंटेनियसली क्या होंगे, दोनों के दोनों, जैसे ये इसके पास जो भी चार्ज होगा, तो इंस्टेंटेनियसली ये चार्ज दोनों में आपस में बराबर बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं
कांस्टेंट चार्ज थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको? कांस्टेंट चार्ज थ्योरम। उस पे हम क्या बोलेंगे कि t इक्वल टू 0 प्लस पे Vc1 और Vc2 दोनों के दोनों 0 प्लस पे वोल्टेज बराबर होंगे। और वो कैसे कैलकुलेट करोगे? Vc1 0 माइनस इंटू C1 प्लस Vc2 0 माइनस इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट चार्ज थ्योरम से आया है। मतलब चार्ज पहले 0 माइनस पे जो चार्ज थे वो 0 प्लस पे दोनों को बराबर करके हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है। सिमिलरली हो सकता है यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली चार्ज नहीं होगा, कुछ रजिस्टर वगैरह भी रहे, तो उस टाइम पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम पे दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों फॉर्मूले कभी कभी लगते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा कहां फेल हो रहा है? हमारा स्पेशल केस नंबर 1 क्या है कि जब भी डिफरेंट इनिशियल चार्ज वाले कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर ये आपके बोल सकते हैं कि डज नॉट, वहां पे इंपल्स सिग्नल, बेसिकली इंपल्स सिग्नल ट्रेवल करेगा। और हम ये बोल सकते हैं वहां पे कि कैपेसिटर अलाउज द सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट चार्ज थ्योरम लगाना है। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से। सेकेंड केस, इसी में आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई आपका वोल्टेज सोर्स एक आइडियल कैपेसिटर से जस्ट कनेक्ट हो जाए, ठीक है, जैसे ही कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब है यहां पर भी आपका Vc 0 माइनस और 0 प्लस बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और यहां पर भी दोनों वोल्टेज बराबर नहीं रहेंगे। तो इसको भी कहां से, किससे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तो तरीका बता दिया। इस तरह के सर्किट को कैसे सॉल्व करना है आपको कांस्टेंट चार्ज थ्योरम से। इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए लैप्लास लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लैप्लास मेथड। सिमिलरली देखिएगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम भी होती है इंडक्टर की। वो कैपेसिटर वाला बता दिया मैंने, वो कैपेसिटर वाला बता दिए, यहाँ पे इंडक्टर वाला। अब सपोज करिए इंडक्टर है 2, L1 और L2, और स्विच क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। इस डायरेक्शन का मतलब है t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है। मतलब t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या था? ये क्लोज था। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इस सर्किट को। ये जब क्लोज था तो आपका जो करंट है वो ट्रेवल करते हुए कहां से जा रहा होगा? ट्रेवल करते हुए शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो इसके साइड में निकल जा रहा होगा, है ना। यहाँ पे ट्रेवल नहीं, क्योंकि उसके जस्ट पैरेलल क्या है आपका, है ना। जब भी कोई डमी वायर एग्जैक्ट पैरेलल है, इसका मतलब वो शॉर्ट सर्किट है। आपको बताया था मैंने, डमी वायर और शॉर्ट सर्किट वायर को पहचानते, ये आ गया पहचानते आपको। तो सारा करंट यहां से चले जाएगा। इसका मतलब आपको देखिए कि t इक्वल टू 0 माइनस पे, t इक्वल टू 0 माइनस पे इस इंडक्टर में ये वाला जो L1 इंडक्टर है ये क्या है? विद सोर्स है, और L2 इंडक्टर क्या है? विदाउट सोर्स है। जस्ट लाइक यहाँ पे हो रहा था ना, यहाँ पे कैपेसिटर के साथ था, ये विद सोर्स था और ये विदाउट सोर्स था। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है आपका? ये आपका क्या कहलाएगा? t इक्वल टू 0 माइनस पे विद सोर्स, और ये क्या कहलाएगा? विदाउट सोर्स, क्योंकि इस सोर्स वोल्टेज का यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका इस सोर्स की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वो बाईपास कर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब 0 प्लस पे सर्किट बनेगा, 0 प्लस पे सर्किट बनेगा तो ये तो क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट बन जाएगा, और ये यहाँ पे आपका करंट सोर्स बन जाएगा। तो केसीएल ही वायलेशन हो जाएगा, वायलेशन ऑफ केसीएल, है ना। तो इसका मतलब है कि ऐसे यहां पर भी क्या हो गया? डिफरेंट इनिशियल करंट। यहां पे क्या है? करंट मतलब कि फ्लक्स। वहां चार्ज बोला था वोल्टेज का, भाई हम क्या बोल सकते? चार्ज बोल देते हैं। और इधर क्या हो जाएगा? आपका फ्लक्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि डिफरेंट इनिशियल करंट वाले इंडक्टर आपस में कनेक्ट हो रहे, ऐसे टाइम पर भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम लगेगी। और वो कैसे निकलेंगे? दोनों के दोनों आपके इंडक्टर है। यहां पर भी क्या हो गया? मैच नहीं हो रहा है ना, यहां पर भी आपकी कंडीशन मैच नहीं होगी। जो 0 माइनस को 0 प्लस पे अलग अलग होगी, है ना। तो यहां पर भी क्या है? इस तरह का आपका फॉर्मूला लगेगा। जो पहले 0 माइनस पे था, IL1 0 माइनस इंटू L1 प्लस IL2 0 माइनस L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम, और ये हमारा कांस्टेंट चार्ज थ्योरम। ठीक है। सिमिलरली एक केस और है यहाँ पे कि आइडियल आपका करंट सोर्स अगर आइडियल इंडक्टर पे लग जाए तो यहां पर भी ये दोनों अलग होंगे। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लैप्लास से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इनको रटते हैं। आपको रटना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि जहां पर भी हमें वोल्टेज सोर्स के डायरेक्टली आपका कैपेसिटर कनेक्ट है तो इंपल्स सिग्नल, यहां पर भी इंपल्स सिग्नल फ्लो होगा, तो यहां पर हमें लैप्लास से सॉल्व करना है। और कुछ इस तरीके डिफरेंट इनिशियल चार्जेस वाले, चाहे चार्ज बोले, चाहे करंट बोले, इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर, डिफरेंट इनिशियल कंडीशन वाले अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर हमें कांस्टेंट चार्ज थ्योरम या फिर कांस्टेंट फ्लक्स थ्योरम दोनों से हमें सॉल्व करना है। तो दीज आर दी स्पेशल केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। ठीक है। तो तीसरा केस खत्म हुआ। चौथा है लैप्लास।
तो लैपलास के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लैपलास का अगर आपको लेक्चर देखना हो तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाना, नेटवर्क थ्योरी जो फुल वाला डाला हुआ है उसमें लेक्चर नंबर 75 देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 75 देख लेना, हर चीज न्यूमेरिकल भी उसी में है, एक बहुत अच्छा, ठीक है। और इस वीडियो का तकरीबन 62 to 63,000 स्टूडेंट अभी तक देख चुके हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, आप क्यों छूट रहे हैं, है ना। 62,000 देख लिए तो लेक्चर नंबर 75 को कभी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं बताता हूं लैपलास कहां लगाते हैं। वैसे जो गेट के एग्जामिनेशन में हमें 99% न्यूमेरिकल किससे सॉल्व करना है, टाइम डोमेन एनालिसिस से ही सॉल्व करना है। लैपलास कहां कहां लगेगा, स्पेशल जगह पे ही हमें लैपलास का यूज करना है, ठीक है। कहां कहां, एक तो मल्टीपल टाइम कांस्टेंट, देखिए इस तरह का सर्किट आ जाए कि आपको यहां पे देखिए इंडक्टर और रजिस्टर को सेपरेट करना डिफिकल्ट है थोड़ा, तो इसका मतलब इस तरह के जो केसेस होते हैं यहां पे होता है मल्टीपल टाइम कांस्टेंट, जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का सेपरेशन आसानी से नहीं कर सके, ऐसी जगह पे आपको लैपलास लगाना है। क्योंकि लैपलास हमें क्या करता है, डायरेक्टली फाइनल एक्सप्रेशन दे देता है। कैसे लगाना है, लेक्चर 75 आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको बार बार वो सारे रूल में नहीं बता सकता, उसमें ऑलरेडी मैं बताया हूं, ठीक है। और दूसरा है कि इस तरह के जो इंपल्स सिग्नल आ जाए वहां पर भी हमें लैपलास का यूज करना है।